हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया और आज हम बात करेंगे 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में। याद रखिएगा, आप आसियान के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आसियान एक महत्वपूर्ण संगठन के तौर पे हमें दिखता है। आसियान के बारे में कुछ दिन पहले मैंने करंट के इशू में बता दिया था, लेकिन पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्या है? क्या ये डायरेक्टली आसियान ही है या आसियान से जुड़ा हुआ एक अन्य संगठन है? इस पे हमें विस्तार से दृष्टि डालनी है। याद रखिएगा 2013 या 14 में 2013, 14 या 15 इन 3 सालों में देखना, आईएएस के पीटी में एक बार क्वेश्चन पूछा कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का भारत परमानेंट मेंबर है या नहीं। यानी ये काफी महत्वपूर्ण है भाई, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है इस संगठन के ऊपर, तो हमें पता होना चाहिए इस संगठन के बारे में। तो आज विस्तार से हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जकार्ता की यात्रा बेसिकली माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई और 18वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया गया इंडोनेशिया में, जकार्ता के अंदर। बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या क्या कि क्यों खबरों में है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्या है, इसकी पूरी पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करेंगे और साथ में इस पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के मुख्य मुद्दे क्या क्या रहे, है ना। किस तरीके से चाइना को घेरने का प्रयास किया और चाइना का जो नया मैप है उसके प्रति भारत ने स्पष्ट तौर पे अपनी नाराजगी जाहिर की है। ध्यान रखिएगा, इन सारे मुद्दों को अभी हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि खबरों में इसीलिए है, जैसा कि मैंने बता दिया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, जो कि जकार्ता में हुआ है। अब ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्या है, तो ध्यान रखना है, ये जो EAS इसे हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, हिंदी में आप पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और इसे ईस्ट एशियन समिट के तौर पे भी जाना जाता है। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के नेताओं के लिए, जितने भी इंडो पैसिफिक रीजन के देश हैं, जैसे आप पूरे के पूरे आसियान कंट्रीज ले सकते हो, भारत भी इंडो पैसिफिक पॉलिसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भारत, मतलब मैं बताऊंगी कि आसियान कंट्रीज के अलावा भी बहुत सारे मेंबर्स इसमें शामिल हैं, लेकिन मूल रूप से ये हिंद प्रशांत जो महासागर है उसके नेताओं के लिए राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने का एक मंच है। बेसिकली ये कोई संगठन नहीं है, ये एक मंच है। इस मंच के माध्यम से सभी के सभी देश, जितने भी राजनीतिक मुद्दे हैं, सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, उन सभी पे चर्चा करने का काम करते हैं। अब यदि हम इस EAS की बात करें तो इस EAS की स्थापना 2005 में हुई थी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो संगठन है यानी आसियान है, आसियान के द्वारा, ध्यान रखिएगा, आसियान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। और इसकी जो मंच है, मतलब इसकी जो प्रतिवर्ष जो बैठक है वो प्रति वर्ष आयोजित की जाती है। 2005 में कुआलालंपुर यानी मलेशिया में इस पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? तो आसियान के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तो यहां तक हमें यह समझ में आया कि भाई यदि इसकी स्थापना आसियान ने की है तो उसके तो सारे के सारे यानी जो 10 मेंबर हैं आसियान के, वो तो ऑटोमेटिकली इसके सदस्य होंगे ही होंगे। और महत्वपूर्ण तरीके से ये जो EAS है, ये इस रीजन से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनकी चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच भी होगा। अब यदि हम सदस्यों की बात करें तो शुरुआती दौर में 16 सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन बाद में 2011 में, ध्यान रखिएगा, रशिया भी इसमें शामिल हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया और 18 देशों तक इसका विस्तार हो गया। यानी वर्तमान में कितने सदस्य हैं इस EAS में? तो 18 देशों का एक मंच है दक्षिण पूर्व शिखर सम्मेलन। दुनिया की 54% आबादी और 58% वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करता है, यानी 54% आबादी और 58% GDP का प्रतिनिधित्व करता है ये मंच। और इसमें 18 देश हैं, ध्यान रखिएगा, भारत भी इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य है। और 2013 या 14 में जो पीटी में क्वेश्चन बना था वो इसी तरीके से बना था कि दक्षिण पूर्व शिखर सम्मेलन का भारत
एक स्थायी सदस्य है ना। तो अक्सर बच्चे ये गलत करके आए थे, उन्हें लगा कि ये आसियान की बात हो रही है, तो चूंकि हम आसियान के मेंबर नहीं हैं तो स्टूडेंट्स को लगा कि दक्षिण पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन के भी मेंबर नहीं होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, आसियान के 10 देशों के साथ आप ये जो पूरी लिस्ट देख रहे हो ना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। ध्यान रखिएगा। और ईएएस नेताओं के मतलब ये एकमात्र ऐसा मंच है विश्व का, कितना इंपॉर्टेंट है ये पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, एकमात्र ऐसा मंच है जहां पे अमेरिका भी है, चाइना भी है, रूस भी है, भारत भी है, कोरिया भी है और ऑस्ट्रेलिया, इन सबको एक साथ लाता है। हम अलग अलग संगठनों में तो एक साथ हैं, है ना। मैं यूएन की बात नहीं कर रही, यूएन में तो भाई फिर पूरे विश्व के देश ही शामिल हो गए, लेकिन इस तरीके के जो रीजनल सम्मेलन है, रीजनल संगठन है, उनमें ये देश एक साथ आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में रशिया, अमेरिका, चाइना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य, जापान जैसी कंट्रीज हमको एक साथ नजर आती हैं। अब हमने ये देखा कि क्या क्या इसका संगठन है, कब इसका गठन हुआ, किसने किया, कितने इसके सदस्य हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो ईएएस है इसकी सदस्यता कैसे मिलती है, क्या क्या आधार हैं सदस्यता के। तो बेसिकली 3 आधार माने जाते हैं। एक तो आसियान मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर कर रखा हो किसी कंट्री ने, यानी जिस भी देश ने आसियान मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर कर रखा है वो मान्य हो जाएगा। साथ ही आसियान का औपचारिक संवाद भागीदार होना चाहिए उस देश को, और आसियान के साथ ठोस सहयोगात्मक संबंध होने चाहिए, तब जाके वो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की सदस्यता हासिल करने की जो पात्रता है वो प्राप्त करता है। ठीक है, ये हो गए इसके पैरामीटर्स। अब यदि हम क्षेत्रों की बात करें, किन किन क्षेत्रों में ईएएस काम करेगा, तो आसियान किन क्षेत्रों में काम कर रहा है भाई, तो पर्यावरण और ऊर्जा का क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में, वैश्विक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे हैं, महामारियों से संबंधित मुद्दे हैं, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे हैं, और आसियान कनेक्टिविटी, ये बेसिकली इसके मुद्दे रहते हैं। ठीक है, अब यदि हम भारत की बात करें तो भारत क्या ईएएस का शुरुआती दौर से सदस्य है, तो बिल्कुल सही बात है। 2005 में जब इस ईएएस का गठन हुआ था, 2005 से ही भारत इसका सदस्य है, ध्यान रखिएगा। और भारत से रिलेटेड मुद्दे भी इसमें बड़े स्तर पे उठते रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, 2009 में थाईलैंड में जब 4th ईएएस का सम्मेलन हो रहा था तो वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के प्रयास का समर्थन किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया भारत की बातें। अब हम बात करेंगे इस 18वें शिखर सम्मेलन में क्या हुआ, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किन किन मुद्दों की बात की गई और किन किन मुद्दों पे चिंताएं जाहिर की गई। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इस तंत्र के महत्व को दोहराया कि भाई ये एक महत्वपूर्ण सहयोग तंत्र है जिसपे विश्व के अलग अलग भागों से जो देश हैं वो पार्टिसिपेशन करते हैं और विश्व की समस्याओं पे बैठ के बातें करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ने ईएएस तंत्र के महत्व को दोहराया और इसे मजबूत करने के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और ये कहा कि भाई इसको मजबूत करने के लिए भारत अपना समर्थन देता रहेगा। साथ ही आसियान की केंद्रीयता के लिए भारत के समर्थन की बात की, मतलब आसियान को हम सेंट्रल में रखेंगे और आसियान से रिलेटेड जितने भी देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को बड़े स्तर पे विस्तारित करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1990 के दशक में ही हमने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई, जिसे 2014 में हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तौर पे परिवर्तित कर दिया। यानी हम आसियान की केंद्रीयता को अपनी फॉरेन पॉलिसी में वैसे भी महत्व देते हैं और हमने ईएएस के मंच से भी इस बात को पुनः दोहराया और साथ ही भारत ने इस बात को स्पष्ट तौर पे कह दिया कि हम एक स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं। यदि आपने इंडो पैसिफिक रीजन को आईआर में पढ़ रखा है, मेरे से ध्यान रखिएगा, जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है तो मैंने आप लोगों को एक आईआर की जो भी अपनी सीरीज चल रही है वो उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंडो पैसिफिक को जरूर पढ़ लेना, काफी महत्वपूर्ण है।
वहां पे भी भारत हमेशा बात करता है कि एक स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित व्यवस्था होनी चाहिए पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। और यह व्यवस्था कहीं ना कहीं जो चाइना अधिपत्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है इस रीजन के अंदर, ताकि विश्व के जो रूट है, विश्व की जो कनेक्टिविटी है, उसके ऊपर चाइना अपना कंट्रोल बना सके। ये जो वक्तव्य है ये चाइना के इस अधिपत्य की नीति के खिलाफ है, क्योंकि भारत का स्पष्ट कहना है कि हम एक स्वतंत्र, हम एक खुला और हम एक नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था। इसके साथ ही भारत और आसियान के बीच इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण के तालमेल पर भी प्रकाश डाला और यह कहा कि आसियान क्वाड का भी केंद्र बिंदु है। यानी जो क्वाड बना है 4 देशों का, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, इसका भी केंद्र बिंदु आसियान से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा। साथ ही महत्वपूर्ण तौर पे इन्होंने कहा कि सभी देशों की अखंडता, सभी देशों की संप्रभुता को मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। चाइना की क्या पॉलिसी है? एक दूसरे के मतलब अन्य देश के छोटे छोटे क्षेत्रों पे अधिपत्य जमा के संप्रभुता का हनन करना, लेकिन भारत ने साफ तौर पे कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत करने के लिए हम बेसिकली प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए संयुक्त प्रयासों की जरूरत है। भारत का मानना है कि दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता प्रभावित होनी चाहिए, यानी एक आचार संहिता होनी चाहिए और उसी आचार संहिता के अनुसार दक्षिण चीन सागर की जो भी गतिविधियां हैं वो संचालित होनी चाहिए। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो यूएन क्लोज के अनुरूप ही कार्यवाही होनी चाहिए। यानी इनडायरेक्टली चाइना की जो क्रियाविधियां हैं, जो कार्यवाहियां हैं, उनके ऊपर भारत ने कटाक्ष करने का प्रयास किया है और यह कहा है कि नियम आधारित व्यवस्था हो, अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उनकी मान्यता को प्रत्येक राष्ट्र प्राथमिकता दे। ठीक है, तो इस तरीके की बातें इसमें कही गई। साथ ही अभी हाल ही में चाइना ने जो अपना एक मानक मानचित्र का जो नवीनतम संस्करण जो प्रकाशित किया था, जिसमें चाइना ने दक्षिण चीन सागर पर अपने दावे को मजबूत करने का प्रयास किया, उसके बाद भारत का यह कदम महत्वपूर्ण है कि भारत इस तरीके की बातें एक ऐसे मंच से कह रहा है जिसका पार्टनर चाइना भी है, कि भाई नियमों के आधार पर व्यवस्था होनी चाहिए और जो दक्षिण चीन सागर है आचार संहिता बननी चाहिए उसके लिए, ना कि किसी एक देश का आधिपत्य। मतलब इनडायरेक्टली तो चाइना को ही टारगेट कर दिया ना, चाइना को टारगेट नहीं बल्कि चाइना की जो पॉलिसी है उनके विरोध में भारत ने अपना रुख जाहिर किया है। ये जो चाइना ने अपना जो मानक मानचित्र जो प्रकाशित किया ये 28 अगस्त को, अभी हाल ही में 2023 को, इस मानचित्र में चाइना ने क्या किया, बहुत सारी कंट्रीज के एरियाज को अपने एरिया में दिखा दिया जिसमें भारत भी मतलब अनछुआ नहीं है। जैसे आप देखोगे ताइवान, दक्षिण चीन सागर, अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन को चाइना ने अपने मैप में शामिल किया और भारत ने साफ तौर पे, ध्यान रखिएगा, इस नक्शे को खारिज कर दिया और इस पर चीन के समक्ष कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। और इस तरीके की गतिविधियां ना हो इसके लिए भारत ने पक्ष किया है कि प्रत्येक राष्ट्र की संप्रभुता और एकता, अखंडता के प्रति सामूहिक तौर पे प्रतिबद्ध होने की जरूरत है और सामूहिक तौर पे प्रयासरत होने की जरूरत है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण आपने ये स्टेटमेंट्स देखे और इसके साथ ही ध्यान रखिएगा नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 बातें और कही कि भाई आतंकवाद हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, भोजन हो गया, दवाएं हैं, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनके लिए आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा सुरक्षा सहित वैश्विक जितनी भी चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए हमें सहयोगी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। अकेले राष्ट्र के बस की बात नहीं है इन चुनौतियों से निपटा जा सके, तो हमें एक सहयोगी दृष्टिकोण पे काम करना पड़ेगा। जैसे भारत ने अपने एग्जाम्पल गिनाए कि भाई जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में हमने इंटरनेशनल सोलर एजेंसी बनाई है, CDRI यानी आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का विकास हुआ है, लाइफ है, पर्यावरण के लिए लाइफस्टाइल है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसे भारत के कदमों पे भी प्रकाश डाला है। ध्यान रखिएगा, यानी जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत के जो प्रयास है उन पे भी भारत ने प्रकाश डाला और कहा कि जो भी वैश्विक चुनौतियां हैं इनका समाधान मिलजुल के ही सहयोगात्मक रवैये के माध्यम से ही हो सकता है। दोस्तों हम एक बार रिवाइज करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 11 सितंबर से
स्टडी IQ IAS हिंदी की जो ऐप है उस पे नया P2I बैच प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। 11 सितंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं। यदि आप 13 से 14 महीने में संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ये कहें कि 13 से 14 महीने में पूरे सिलेबस के ऊपर अपनी कमांड बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यदि एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड का प्रयोग करके ये कंप्लीट बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। इस 29,999 में आपकी PT मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन कराई जाएगी। 2 साल की वैलिडिटी है। 2 साल तक आप कितनी भी बार क्लासेस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लाइव क्लासेस होगी, डाउट सोल्व, मतलब आपको एक ऑफलाइन वाली पूरी फीलिंग आएगी। यदि आप वास्तव में दृढ़ संकल्प हैं कि मुझे 13 से 14 महीने में पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है, तो आप निश्चिंत होकर इस बैच से जुड़ सकते हैं। LD Live याद रखिएगा। इसके अलावा PDF के लिए आपको जाना है ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, इससे जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज सेम नाम से है, यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, तो खबरों में ये न्यूज थी, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन क्या है, कब स्थापना हुई, किसने की, कितने मेंबर हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, है ना। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से PT में बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, या मेंस में भी आसियान से जोड़ के एक क्वेश्चन आपका, अगर संगठनों पे मान लो कोई डेडिकेटेड क्वेश्चन आए, चूंकि न्यूज में है, तो आपका क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा बन सकता है। ध्यान रखिएगा, जो भी मुद्दे हैं ये लगभग हर एक संगठन के सेम से मुद्दे होते हैं। जैसे जितनी भी वैश्विक चुनौतियां हैं उन पे बात होगी ही, वही आतंकवाद पे बात होगी, जलवायु परिवर्तन पे बात होगी, आपदा प्रबंधन पे बात होगी, इसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा पे बात होगी, है ना। भूखमरी, गरीबी, ये जो सोशल मुद्दे हैं इनको उसके लिए बात होगी। और वर्तमान में तो वैश्विक महामारियों के संदर्भ में वार्ताएं होंगी, क्योंकि कोविड अभी गया ही है, और पूरी तरीके से तो अभी हम आए दिन सुनते हैं कि अन्य मामले आ रहे हैं, ये है वो है। तो वैश्विक महामारियों और दवाइयों की आपूर्ति से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां हर संगठन में बात होगी ही होगी। तो आपको अलग से रटना नहीं है कि भाई इस संगठन में इन पे बात हुई, इस संगठन पे इन पे बात हुई। कुछ आपके पास रेडीमेड 10 से 12 पॉइंट होने चाहिए। जैसे अभी G20 का सम्मेलन चल रहा है, तो वही मोटे तौर पे वही बातें होती हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं G20 के ऊपर किसी दिन विस्तार से आप लोगों को एक पूरा अच्छा सा लेक्चर लेके कवर करा दूंगी, जिससे आपका आंसर भी अच्छे से कवर हो जाए। आशा करती हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर एडमिशन लेना है तो कोड याद रखना है LD Live। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।